जी अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। अभी हम डिस्कस करेंगे अर्जेंटम नाइट्रिकम सेकंड सेशन। इसके हम इसके डिस्कस कर रहे थे अर्जेंटम नाइट्रिकम के सेकंड सेशन में इसकी एडेप्टेशन की क्या रीज़न क्या होती है इसके, जिसकी वजह से ये डिजीज कंडीशन में जाता है या इसका माइंड अनस्टेबल हो जाता है। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया है एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट ऑर्डियल ऑफ, ठीक है, कि इसकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है, कोई ना कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस होता है जिसके डर की वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और इसका माइंड जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था इसकी फैमिली का इशू। ओके, क्लियर हो गया। सेकंड हम इसका एक और डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसके जर्नी में हमने पढ़ा सेक्सुअलिटी प्रोमिस्क्यूटी, जिनसी बेरारवी, इसके सेंसेस परवर्टेड होते हैं। अब चूंकि इसके रिलेशन थे या किसी जैसी जिनसी बेरारवी का ये शिकार हुआ और उसके बाद फिर इसके अंदर गिल्ट आ गई। प्लीज अपने माइक आप करें। तो अब इसका सेकंड जो एक और इसका ऑडियल था वो ये है कि कहीं ना कहीं जिनसी बेराबरी का शिकार हुआ, इसके चूंकि सेंसेस परवर्टेड हैं, जो मॉरल कोड नॉर्मल वे इसने डेविएट किया, इखलाकी बेराबरी का शिकार हुआ और उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आया कि इसको पछतावा हुआ, रिमोर्स, डिस्पेयर, रिलीजियस डिस्पेयर ऑफ सल्वेशन। अब इसको ये पछतावा हो कि मेरी ये जो मैंने जो कुछ किया, मेरी इससे बचत होगी कि नहीं होगी, निजात होगी कि नहीं। देन फिर वो रिमोर्स में चला जाता है, वो शर्मिंदा होता है अपने गुनाहों पर, जो कुछ से गलतियां हो गई हैं उस पर वो रिमोर्स पछता जाता है, रिपेंटेंट, फिर कहता है मैंने सच्ची तौबा कर ली है, इसके बाद में कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा। एडेप्टेबिलिटी लॉस ऑफ द मेंटल, ये भी इसकी एलिमेंट का सबब बनता है। देखिए, एडेप्टेबिलिटी लॉस ऑफ मेंटल, एडेप्टेबिलिटी कहते हैं कि जब आप किसी जगह पे अपने आप को किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं, आप एक नए एनवायरनमेंट में जाते हैं तो उसमें एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते हैं। अगर आप एडजस्ट नहीं करते, जस्ट 1 मिनट प्लीज, अगर वहां पे आप एडजस्ट नहीं होते तो फिर क्या होता है, आपको माइग्रेट करना पड़ता है। अब इसकी जो अडेप्टेबिलिटी वो ये है, लॉस ऑफ मेंटल, ये ज़हनी तौर पे एडजस्ट नहीं होता। और क्यों नहीं एडजस्ट होता है? अपने आईपीआर के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ये जो कुछ इसके साथ पास्ट एक्सपीरियंस हो चुका है, वो कहता है मेरा माइंड उसको मानता ही नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करता। मैं अपने घर वालों को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं कैसे एक्सेप्ट करूं कि उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ किया, मेरे आईपीआर ने मेरे साथ कैसे क्या कुछ किया, मैं कैसे एक्सेप्ट करूं? तो अब ये ज़हनी तौर पे उनके साथ एडजस्ट नहीं हो रहा होता, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसकी जो पैथोलॉजी है, डीप पैथोलॉजी, वो इसकी मेंटल इंस्टेबिलिटी से स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर बाकी चीजें उसकी बॉडी पे आती हैं, वो वीकनेस का शिकार होता है, वो डिल्यूजन्स का शिकार हो जाता है, उसके बाद पेरोनिया में चला जाता है, फिर देन उसके मसल्स के दरमियान इनकोऑर्डिनेशन आ जाती है, मसल्स उसके ट्रेमलिंग शुरू कर देते हैं, लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं। ये उसके आखिरी स्टेप्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इन्वॉल्व होता है वो उसका माइंड इन्वॉल्व होता है। तो अब जब ये एडेप्टेबिलिटी लॉस ऑफ मेंटल, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो मेंटली अनस्टेबल हो गया। एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन प्रोलॉन्ग, ये भी इसकी एलिमेंट का सबब बनता है। ये बहुत ज्यादा दिमागी काम करता है, क्योंकि ये ओवर एक्टिव होता है, इसके अंदर एजिलिटी पाई जाती है, बहुत ज्यादा शार्प होता है, चीजों को बहुत जल्दी पिक कर लेता है। तो अब जब ये बहुत ज्यादा एक्सर्ट करता है अपने अपने आप को मेंटली,
तो उसकी वजह से उसके मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। वो अपना सेल्फ कंट्रोल, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, वो कहता है कि मैं अपना कंट्रोल लूज कर रहा हूँ, अब मेरी मसल्स के ऊपर ग्रिप नहीं है, मेरे पांव लड़खड़ा रहे हैं। क्या मतलब कि उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। मैं गुस्से में बेकाबू हो जाता हूँ, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं अगर लिख रहा होता हूँ तो मेरे हाथों के ऊपर मेरी ग्रिप नहीं रहती। मैं चल रहा होता हूँ तो मेरे पांव मेरा साथ नहीं दे रहे होते। ये सब चीजें लॉस ऑफ कंट्रोल में आते हैं, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल में आते हैं। कि जब पेशेंट आपके सामने ऐसा वर्जन देता है तो उसका मतलब ये उससे कंट्रोल लूज हो गया। एम्बैरेसमेंट फीलिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द फिजिकल सिम्टम्स फ्रॉम। फिजिकल सिम्टम्स से मुराद ये है कि अगर एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मुझसे सही तौर पे चला नहीं जा रहा, मुझसे सही तौर पे लिखा नहीं जा रहा, इसकी वजह से लोगों के सामने मुझे शर्मिंदगी होती है। ये एक हस्बैंड है, वो एक आपके सामने ये एक वर्जन देता है कि डॉक्टर मैं सही तौर पे परफॉर्म नहीं कर सकता, मेरे जो हुकूक हैं, हुकूक ज़ौजियत है, बीवी के साथ जो हुकूक है, मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अब ये उसका फिजिकल सिम्टम है जो परफॉर्म नहीं कर रहा, और उसके साथ उसे क्या हो रही है, एम्बैरेसमेंट हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है, और इसी वजह से उसके फिर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एम्बैरेसमेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द फिजिकल सिम्टम्स फ्रॉम। इसी तरह इसके साथ इस फिजिकल सिम्टम को आप रिलेट कर सकते हैं ऑर्डियल के साथ, क्योंकि इसके अंदर फ्राइट ऑर्डियल है तो फियर ऑफ ऑर्डियल भी इसके अंदर है। अब इसके अंदर एक बैठ जाता है, जो इंपॉर्टेंस के पेशेंट आपके पास आते हैं वहां पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कि पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मैं जैसे ही जाता हूँ मैं डिस्चार्ज हो जाता हूँ, मेरे अंदर प्रॉब्लम्स आता है, मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, और यही खौफ मेरे ज़हन के अंदर बैठ गया है, फियर ऑफ ऑर्डियल, कहीं दोबारा फिर मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। तो वहां पे ऐसे पेशेंट में इस आपके पास एक बड़ी प्रोमिनेंट रूब्रिक है, बड़ा एक प्रोमिनेंट आपके इसका बैकग्राउंड है, वहां पे इसको आप यूज कर सकते हैं ऐसे केसेस में। फिर देन मेंटल स्टेट सिम्टम डाइजेस्टिव इफेक्शंस विद, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके जो मेंटल स्टेट्स हैं वो इसके डाइजेस्टिव इफेक्शन के साथ रिलेट है। मेंटल की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम इसका इफेक्ट होगा, और डाइजेशन इफेक्ट होने की वजह से इसका माइंड डिस्टर्ब होगा। पैनिक अटैक्स कैन नॉट कंट्रोल हरसेल्फ। अब यही रीजन होती है कि जब ये अपने आप अपने ऊपर चीजों को सवार कर लेता है, ऑब्सेस हो जाता है। ऑब्सेस का मतलब ये है कि इसके माइंड में ये चीज चल रही होती है कि मुझसे मैं परफॉर्म नहीं कर सकूंगा, मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऑब्सेस है। और फिर क्या आता है, कंपल्सिव डिसऑर्डर। वही चीजें फिर ये कंपल्स, जैसे बार बार हाथ साफ करेगा, बार बार वॉशरूम जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, कहीं मुझे वहां पे वॉशरूम की जरूरत ना पड़ जाए, मैं क्या करूंगा, वहां पे टॉयलेट नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा। अब फिर ये ओसीएस में चेंज हो जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बार बार वॉशरूम जाएगा, बार बार हाथ साफ करेगा, बार बार अपने आप को सेट करने की कोशिश करेगा, बार बार बोलने की कोशिश करेगा अच्छा मेरे गला तो ठीक है ना, कहीं वहां पे जाकर मेरी आवाज रोक तो नहीं जाएगी। तो ये सब चीजें उसे पैनिक अटैक्स में ले जाती है, और पैनिक अटैक्स में जाने के बाद फिर उसे लगता है, उसकी पैल्पिटेशन डिस्टर्ब हो जाती है, उसके दिल की धड़कन ज्यादा हो जाती है, वो डायरिया का शिकार हो जाता है, उसकी सांस फूल जाती है। सेंसिटिव मेंटल ओवर सेंसिटिव इमोशनल अडोर टू स्वीट एग्रीबल। अब देखिए, सेंसिटिव इमोशनल, यहाँ पे ये इमोशनल हो गया, अडोर्स टू स्वीट एग्रीबल। कहता है मुझे ये बदबू अच्छी नहीं लगती, मुझे स्वीट चाहिए, मुझे मिठाई चाहिए, मुझे अच्छी फ्रेग्रेंस चाहिए, अच्छी खुशबू चाहिए। इसका मतलब ये है कि मुझे लोगों से अच्छाई की मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मुझे उनसे अच्छी बातें सुनने को मिले। जो वो बुरी बातें करते हैं या वो बातें जो मुझे मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। जैसे ही वो कोई ऐसी बात करते हैं जिससे मैं मेंटली डिस्टर्ब होता हूँ, तो फिर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। मैं बड़ी हसास तबीयत का मालिक हूँ। सेक्सुअलिटी, जनरल एक्टिविटी एंड बिहेवियर एक्सेस एलिमेंट्स फ्रॉम, ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है कि बहुत ज़्यादा ये सेंसेस परवर्टेड होती हैं, सेक्सुअल एक्सेस में जाता है और उसके बाद इसके प्रॉब्लम्स आती हैं। ट्रैवलिंग, जनरल एलिमेंट्स फ्रॉम, कहीं पे ट्रैवलिंग में जाएगा तो कहता है उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई है। स्टेज फ्राइट, स्टेज पे जाने से इसको डर लगता है। सोशल फंक्शन एग्रीवेशन, क्योंकि इसके अंदर टिमिडिटी पाई जाती है, तो जहाँ पे भी गैदरिंग होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे इन मेथड्स में ये नहीं जाता। ये सारे इसके फियर्स हैं। फियर डेथ ऑफ प्रेडिक्ट्स द टाइम, फियर डायरिया, फियर वेट,
fear doctors, fear fall upon him the high walls and the buildings, मेरे ऊपर ऊंची इमारतें गिर जाएंगी, fear crossing ब्रिज क्रॉस करते वक्त उसको डर लगता है, fear elevators, ये अब इसके अंदर बहुत सारे fears आ जाते हैं जो कि ये पीछे ऑब्सेस हो जाता है, fear ordeal of, fear responsibility, fear self control of losing, कि कहीं मेरा कंट्रोल खत्म ही ना हो जाए, मैं वहाँ पे अपने आप को हैंडल ही ना कर सकूं। अब जैसे एक पर्सन कहता है कि कहीं मुझे पब्लिक को एड्रेस करना है, तो कहीं डॉक्टर ऐसा ना हो कि मैं अपना कंट्रोल लूज ना कर जाऊं, कहीं मेरी आवाज, मेरा गला मेरा साथ ही ना दे, मुझसे बोला ही नहीं जाए, मुझे अपने अल्फाज के ऊपर कंट्रोल ना रहे, तो मुझे इस चीज से डर लगता है। फिर फियर मर्डर, कहीं मैं कत्ल ना कर दिया जाऊं। फियर न्यू सिचुएशन, सिचुएशन कहते हैं द वे इन विच समथिंग इज प्लेस्ड इन रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग। आपके सामने कोई एक चीज रख दी जाती है, आपके सामने एक सिचुएशन रख दी जाता है, आपको उनमें से चूज करना पड़ता है। जैसे आपके सामने एक सिचुएशन रख दी गई है जी कि एक ट्रैक रख दिया गया है कि आप कौन सा रास्ता इस्तेमाल चूज करना चाहते हैं, इस रास्ते पर जाना चाहते हैं या इस रास्ते पर। ये सिचुएशन आपके घर में एक लड़ाई झगड़ा होता है और वहां पे एक सिचुएशन बन जाती है कि आप किसका साथ देंगे, अम्मी अब्बू का साथ देंगे, बहनों का साथ देंगे या भाइयों का साथ देंगे। अब इसके सामने एक सिचुएशन क्रिएट होगी, तो इसी सिचुएशन से डर लगता है। ये ऑफिस में कोई लड़ाई हो गई है, तो अब आप ये दरमियान में आ गया कि मैं बॉस का साथ दूं या मैं अपने एम्प्लॉयज का साथ दूं, तो ऐसी सिचुएशन में ये ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, और फिर इसको पता लगता है कि अब मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं। फियर नैरो प्लेसेस, फियर मर्डर, फियर इंजरी, फियर हॉस्पिटल गोइंग टू, ये सब इसके अंदर फियर मौजूद है। तो जब इसके अंदर बहुत ज्यादा फियर्स आ जाते हैं, तो ये फियर फिर इसको इम्पल्स की तरफ लेके जाते हैं, इसको डिल्यूजन की तरफ लेके जाते हैं। और वो डिल्यूजन कौन कौन से हैं? फॉरगेटफुल, मैं भूल जाता हूँ चीजों को। डिल्यूजन हर्ट, स्टॉप द हर्ट, स्टॉप बीटिंग व्हेन सिटिंग, मेरा दिल कहीं बंद ना हो जाए। डिल्यूजन जंपिंग हाई प्लेसेस, कहीं मैं ऊंची जगह से छलांग न लगा दूं। डिल्यूजन फॉल एवरीथिंग विल हिज अंडरस्टैंडिंग, डिल्यूजन फेल एवरीथिंग विल हिज अंडरस्टैंडिंग, जो कुछ मैंने समझा हुआ है, सीखा हुआ है, कहीं हर जगह मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ बूझ काम करना ही ना बंद कर दे, मेरी समझ ही ना खत्म हो जाए, मैं कहीं फेल ही ना हो जाऊं। और अपनी फैमिली के बारे में ये क्या कहता है? डिल्यूजन फेसेस सीज डिस्टॉर्टेड लाइंग डाउन द डाइन, ये सारे लोग मुझे डिस्टॉर्टेड नजर आते हैं, बुरे नजर आते हैं, खराब नजर आते हैं। डिलीरियम पेन, अब उस जितना भी इसको दुख मिलता है, गम मिलता है, उसके बाद ये डिरेल हो जाता है। फिर ये कहता है डिल्यूजन चेंज एवरीथिंग, हर चीज चेंज हो चुकी है। डिल्यूजन क्लाउड्स, ब्लैक क्लाउड्स एनवेलप हर हैवी, मेरे आसपास खतरा मौजूद है, काले बादल मौजूद हैं, ये सारे क्लाउड्स हैं, ये सारे खतरे हैं, और ये सब लोग मुझे मर्डर कर देंगे, कत्ल कर देंगे। डिल्यूजन डाई अबाउट डाई, मैं मर जाऊंगा। डिल्यूजन डाइंग ही इज, मैं मर रहा हूँ। डिल्यूजन बॉटल, सोडा वाटर ही इज अ बॉटल ऑफ, सोडा वाटर देखें, सोडा वाटर में आप देखें कि वहाँ पे कार्बोनेटेड वाटर होता है और जो प्रेशर के जरिए उस बोतल के अंदर बंद किया जाता है। जैसे आप बोतल का ढक्कन ओपन करते हैं तो वो सारी गैस उसमें से रिलीज हो जाती है और पीछे क्या होता है? सिर्फ पानी रह जाता है, कार्बोनेटेड वाटर रह जाता है, उस किस्म के अंदर सारी जो गैस होती है वो आउट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है? ये कहता है कि मेरे आईपीआर ने मुझे कंप्रेस किया हुआ है, ऊपर से दबाया हुआ है, मेरे ऊपर प्रेशर रखा हुआ है, ये मुझे परफॉर्म ही नहीं करने देते, मुझे कुछ करने ही नहीं देते। तो मेरी तो मिसाल ऐसी है, सोडा वाटर की तरह मिसाल है कि इन लोगों ने तो मुझे सोडा वाटर समझा हुआ है, ऊपर से दबाया हुआ है, मैं अपने आप को कैसे परफॉर्म करूं, कैसे अपने परफॉर्मेंस अपीयर करूं। और जब इतना ज्यादा ये कंप्रेस होता है तो उसके बाद फिर क्या होता है? ये कंप्रेसिव हो जाता है, उसके अंदर खौफ बैठ जाता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं परफॉर्म ना कर सकूं। फिर कहता है डिल्यूजन लॉस, मैं तो गुम हो गया हूँ। डिल्यूजन लॉस, शी इज सल्वेशन फॉर वर्ल्ड टू बियॉन्ड, ये जो दुनिया है ना, ये सारी खतरनाक दुनिया है, ये रहने के काबिल नहीं है, ये सारी दुनिया एक ही जैसी है, मैं तो इस दुनिया में गुम हो गया हूँ, मेरी तो आइडेंटिटी खत्म हो गई है। इसलिए यहाँ पे एक आता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, इसके अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी पाए जाते हैं, इसको कंफ्यूजन हो जाती है कि मैं कौन हूँ।
डिल्यूजन रिपीटेड ही इज ऑलवेज रिलेटिव। मेरे फैमिली ने मुझे कभी ऑन नहीं किया, मुझे कभी अपना नहीं समझा। बेगम कहती है इतनी मेरी शादी को इतना अरसा हो गया, आज तक मेरे मियाँ ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ समझा ही नहीं है, बीवी के हकूक ही नहीं दिए। जब भी कोई बात हो कहते तुम कौन सा हमारी अपनी हो, तुम तो गैर फैमिली की हो। जितने भी इनके आपस में रिलेशंस होते हैं, इनके आपस में फैसले होते हैं, कभी भी अपने फैसलों में मुझे इन्होंने नहीं बिठाया, मुझे अहमियत ही नहीं दी। तो यहाँ पे रुब्रिक होती है डिलीजन रिप्यूटेटिव ही इज रिलेटिव बाय हिज। इसके बाद स्ट्रेंज, फेमिलियर थिंग्स सीम स्ट्रेंज। अर्जेंटन नैटरिंगहम कहता है कि मेरी जो अपनी फैमिली है, मेरे जो अपने लोग हैं, वही मेरे बेगाने हो गए, मेरे लिए गैर बन गए हैं। डिल्यूजन स्नैक्स इन एंड अराउंड हर, ये सारे लोग सांप हैं, ये मुझे डस जाएंगे, मुझे काट लेंगे, मुझे मार देंगे। डिल्यूजन टाइम, एग्जेगरेशन ऑफ द टाइम। जब इससे पूछा जाता है कि आपको कितने अरसे से बीमारी है, तो ये कहता है डॉक्टर मैं तो बचपन से बीमार हूँ। हालांकि उसकी एज 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, 70 साल हो गई। तो इसका आप कहते हैं इसका मतलब ये हुआ है कि तुम्हारी एज इतनी हो गई और आज तक तुम ठीक ही नहीं हुई हो। कहता है नहीं जी, मैं तो कभी ठीक हुआ ही नहीं, बचपन से बीमार हूँ। तो ये टाइम एग्जेगरेट करता है। इसी तरह एक पेशेंट है आपके सामने आता है और वो, उसको फीवर हुआ, बुखार हुआ। आप उससे कहते हैं कब से बुखार हुआ, कहते हैं डॉक्टर काफी अर्सा हो गया, बहुत अर्सा हो गया। तो आप कहते हैं अच्छा आपको काफी अर्सा हो गया है, कितने अर्सा हो गया? डॉक्टर मैं क्या बताऊं, मुझे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, साल हो गए, इतने अर्से से मुझे बुखार है। इतने में उसकी फैमिली कहती है कि डॉक्टर नहीं ये सही नहीं कह रहा, इसको 2 दिन पहले बुखार हुआ। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम लायर होता है, झूठा होता है, अनट्रूथफुल होता है। उसके बाद अर्जेंटम नाइट्रिकम फीलिंग सिक, ये बीमारी का बहाना भी बनाता है। प्रिटेंडिंग टू सिक, ये बीमारी का बहाना करता है, मैं तो बीमार हूँ। तो अब इसकी फैमिली कहती है कि डॉक्टर ये झूठ बोल रहा है, ये तो 2 दिन से बीमार हुआ है, आपको कह रहा है मैं साल से बीमार हूँ, 2 साल से। तो डिल्यूजन टाइम, एग्जेगरेशन ऑफ द टाइम, ये टाइम को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, बयान। इसके बाद हम चलते हैं डिस्कस सिम्टम विद एवरीवन। हर किसी को बताता है मेरे साथ ये मसला है, मैं बीमारी है। डेथ प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रेडिक्ट द टाइम, कहता है मैं मर जाऊंगा, मेरे पास 1 महीना है, 1 हफ्ता है, 10 दिन है, 1 साल है, मैं बस इसी अरसे में मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। प्रेडिक्शन करता है ये। फिर आता है कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, अटेम्प्टिंग टू कंसंट्रेट ऑन द डार्क बिफोर द आईज बिकम। जब ये फियर में चला जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में चला जाता है, या एंग्जाइटी डिसऑर्डर में चला जाता है, तो उसके बाद इस ये चीजों के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करता, ये इसकी मेमोरी वीक हो जाती है, अल्फाज भूल जाता है, लफ्ज भूल जाता है। फिर कहता है कंसंट्रेशन डिफिकल्ट, अटेम्प्टिंग टू कंसंट्रेट ऑन द डार्क बिफोर द आईज इट बिकम। कहता है जरा सा मैं चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करता हूँ ना डॉक्टर, बहुत मुश्किल होता है, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। फिर मैं क्या करूं? पोस्टपोनिंग एवरीथिंग, फिर मैं पोस्टपोन कर देता हूँ, कोई बात नहीं कल पढ़ लूंगा, आज छोड़ देता हूँ, कल जी मैं काम कर लूंगा। ये सब चीजें इसे इम्पल्सिस में लेके जाती हैं, और ये इम्पल्स फिर इसको अजीबोगरीब चीजें करने पर मजबूर कर देती हैं। ये अपनी फैमिली से इंडिफरेंस हो जाता है। फिर इंडिफरेंस लाइज विद द आईज क्लोज, कहता है मैं सब चीजों से लापरवाह हो जाता हूँ, आंखें बंद कर लेता हूँ। आंखें बंद करने का मतलब क्या होता है, आईज क्लोज का मतलब क्या होता है? एक तो इसका डायरेक्ट सेंस आता है, और वो आता है कि आप पेशेंट से पूछते हैं अच्छा जब आपकी तबीयत खराब होती है आप क्या करते हैं? पेशेंट कहता है डॉक्टर बस मैं चुप करके सो जाती हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं होती, कोई जिए कोई मरे कोई रोए कोई, मुझे कुछ परवाह नहीं होती, बस मैं आंखें बंद करके चुप करके सो जाती हूँ। तो वहां पे हम रूब्रिक लगाते हैं इन डिफरेंस लाइज विद द आईज क्लोज। ठीक। इसके बाद एक और जगह पे भी आप लगाते हैं, देखिए जब आईज आप बंद करते हैं, आईज से आप क्या देखते हैं? रियलिटी देखते हैं, जो हकीकत है उसको आप देख रहे होते हैं, जो आपकी सराउंडिंग होती है उसको देख रहे होते हैं। आईज क्लोज करने का मतलब क्या है? आप हकीकत से मुंह छुपा लेते हैं, हकीकत से मुंह मोड़ लेते हैं। जो चीजें आपके आसपास मौजूद हैं, आईज क्लोज का मतलब ये है कि आपने उनको देखना बंद कर दिया और वो रियल आपके आसपास मौजूद है। तो इन डिफरेंस लाइज विद द आईज क्लोज का मतलब ये है कि ये हकीकत से मुंह मोड़ लेता है। जो हकीकत है, हकीकत से मुराद ये है कि उसकी फैमिली आसपास मौजूद है,
उसकी बीमारी आसपास मौजूद, उसकी बीमारी मौजूद है, उसके आसपास सराउंडिंग मौजूद है, ये और वो हकीकत है। अब इस देखें ना, इसके अगर माँ बाप है, IPR है, तो वो हकीकत है ना, इसकी बीवी है वो इसकी हकीकत है, इसके बेटे हैं वो इसकी हकीकत है। ये उन सबसे इंडिफरेंस हो जाता है और सबसे मुंह छुपा लेता है, आंखें बंद कर लेता है। क्या मतलब हुआ कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है इसको कोई उनके साथ दिलचस्पी नहीं होती। तो जब पेशेंट आपके सामने ये वर्जन देता है कि डॉक्टर मैंने हकीकत से मुंह मोड़ लिया, हर चीज मौजूद है, हकीकत मौजूद है, उन लोगों ने जो कुछ मेरे साथ किया सब कुछ मौजूद है, बस मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं, उन्होंने मेरे साथ क्या किया क्या नहीं किया, मैंने सब चीजों से ना लाताल्लुक हो गया। तो वहां पे रुब्रिक अप्लाई होती है, इन डिफरेंस लाइज विद द आइज क्लोज। इंजरिंग हिमसेल्फ, ये अपने आप को जख्मी करता है। लेमेंटिंग सिकनेस, हर किसी को बताएगा मुझे ये मसला है, बीमारी है, मैं बीमार हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, तो जब ये सब चीजें इसके साथ हो जाती हैं, पहले तो इसके पास बहुत सारे टॉपिक होते हैं, हर टॉपिक पे खुल के बोलता है, लेकिन जब ये फियर में चला जाता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में आ जाता है, एंजाइटी एंटिसिपेशन में चला जाता है, तो फिर देन अंडरटेक मैनी थिंग्स प्रिजर्विंग नथिंग। बहुत सारे इरादा करता है, मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं करता। टिमिडिटी पब्लिक, नहीं जा सकता, लोगों में नहीं जा सकता। टॉकिंग वन सब्जेक्ट ऑफ नथिंग, सिर्फ एक ही टॉपिक पे एक ही सब्जेक्ट पे बात करेगा। इसे पता है कि अगर मैं कोई और मैंने मौजूद छोड़ दिया ना या छेड़ दिया तो मेरी तो वहां पे ग्रिप ही नहीं है। ये तो फिर इनको तो पता चल जाएगा कि यार इसको तो कुछ आता ही नहीं है, तो इसलिए सिर्फ एक टॉपिक पे बात करेगा जिसके ऊपर इसकी ग्रिप होगी, आसपास नहीं जाएगा। वीपिंग रिमोर्स विथ, जब पेशेंट आपके सामने रो पड़ती है तो हम उसके वीपिंग सैड थॉट लगाते हैं, वीपिंग टेलिंग सिकनेस लगाते हैं, वीपिंग सडनली लगाते हैं, इनवॉलेंटरी लगाते हैं। लेकिन एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मैंने जो कुछ गुनाह किए ना, मैं बहुत नादिम हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ, और इसके साथ ही वो रो पड़े, तो वहां पे रुब्रिक आती है वीपिंग रिमोर्स विद, इसके अंदर सिर्फ 2 या 3 मेडिसिन पड़ी हुई। वीपिंग सडनली, अचानक रो पड़ना। सैडनेस आईज क्लोज आईज, अब जब हकीकत है ना, जो हकीकत ये देख रही होती है, उस चीजों को देख के इसने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली। सैडनेस, फिर परेशानी में चलेगी, परेशान हो गई, अब मैं क्या करूं, ये सारे लोग तो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं क्या करूं, ये परेशान हो जाती है। सैडनेस, मेनोपॉज ड्यूरिंग, देखिए मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज का मतलब होता है कि जब फीमेल एग प्रोड्यूस कर रही होती है, उसकी ओवरीज में एग्स बन रहे होते हैं, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर प्रोडक्टिविटी मौजूद होती है, वो प्रोडक्टिव होती है, वो आगे जनरेशन प्रोड्यूस कर सकती है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन का अमल हो सकता है, वो एक नई चीज को जनरेट कर सकती है, क्रिएटिविटी उसके अंदर पाई जाती है। अब इसकी जो मेनोपॉज है, जब इसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, क्योंकि एक्टिविटी डिजायर, एक्टिविटी क्रिएटिव, ये बड़े इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, ये बहुत ज्यादा चीजों को तख्लीक करते हैं। अब होता क्या है कि घर वाले इसको सप्रेस करते रहते हैं, कंप्रेस करते रहते हैं, ये तुम क्या चीजें उल्टी सीधी चीजें बनाते रहते हो, ये क्या करते रहते हो। मेनोपॉज, अब जब वो बहुत ज्यादा कंप्रेस होता है, डिल्यूजन सोडा वाटर, तो फिर इसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, ये चीजों को क्रिएट नहीं कर सकता, इसकी इंटेलेक्चुअलिटी डिम हो जाती है। सैडनेस, अब ये परेशान हो जाता है कि मेरी तो क्रिएटिविटी खत्म हो गई है, मैं तो नए आइडियाज नहीं दे सकता, चीजों को जनरेट नहीं कर सकता, चीजों को क्रिएट नहीं कर सकता। सैडनेस स्लाइड फ्रॉम द अनडिजर्व, और जब इसका हक मारा जाता है, इसको हक नहीं दिया जाता है, इसको इसकी पोजीशन नहीं दी जाती, इसकी क्वालिफिकेशन, इसके एक्सपीरियंस के मुताबिक इसको जॉब नहीं दी जाती, इसको इस काबिल नहीं समझा जाता है कि तुम इस काबिल और तुम्हें तो ये पोजीशन मिलनी चाहिए, देन सैडनेस, ये परेशान हो जाता है। इसके बाद आता है सैडनेस टेसिटर, आप कहते हैं कि अच्छा आप इतने, आपकी परेशानी आई, इतनी आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आए, कहते डॉक्टर ना पूछें। सैडनेस टेसिटर, अब मैं बिल्कुल खामोश हो गया, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ।
मैंने अपने हालात के साथ समझौता कर लिया, मैं बिल्कुल खामोश हो गई। सैडनेस टैसिटर्न। खामोश का मतलब क्या होता है? खामोश का मतलब ये है कि जब आप किसी सिचुएशन के ऊपर आर्गू नहीं करते, बोलते नहीं है, आपके साथ नाइंसाफ हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है, आप उसके ऊपर बोलते नहीं है, ये टैसिटर्न है। एक टैसिटर्न होता है कि जब आपको प्रॉब्लम होती है क्या करते हो, गुस्सा आता है क्या करते हो, मैं खामोश हो जाता हूँ, चुप कर जाता हूँ। आप वहाँ पे एंगर अल्टरनेटिव टैसिटर्न लगा देते हैं। दूसरी तरफ टैसिटर्न का मतलब ये होता है कि एक जुल्म, एक ज्यादती के ऊपर आप बोलते नहीं है, खामोश होते हैं, तो तब भी ये टैसिटर्न आता है। सैडनेस, क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आप सैडनेस में चले गए, आप उदास हो गए, आप परेशान हो गए। सैडनेस टैसिटर्न। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रेंज फील्स वाइफ फ्रॉम। अपनी बीवी से ये ताल्लुक हो जाता है। एक लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे, वो भी ऑर्डियल के साथ रिलेटेड है। एंजाइटी जनरल डायबिटीज इन। इसको डायबिटीज का मसला होता है क्योंकि इसको मीठा खाने का शौक होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम को, और वही मीठा खाने से इसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। एंजाइटी जनरल डायबिटीज इन। अब जैसे एक डायबिटीज के पेशेंट है, वो आप उसको क्या देखते हैं, वो हर वक्त अलर्ट होता है चीजों के खाने के मामले में, कहीं मेरी शुगर डाउन हो जाए ना हो जाए, कहीं अप ना हो जाए। अब इधर से इसको मीठा खाने का शौक भी होता है, और ऊपर से इसको ये भी लगता है कि मीठा खाऊंगा तो मेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी। अब ऑर्डियल एंजाइटी जनरल डायबिटीज इन, ये इसी डर से मीठा नहीं खाता, मीठी चीजें नहीं खाता, परहेज करता है कि कहीं मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, लेकिन साथ साथ अपनी शुगर भी चेक करता रहेगा कहीं मेरी शुगर डाउन ना हो जाए। अब होता क्या है, इसके साथ एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से ये फिर एंग्शियस होता है, बेताब होता है, बार बार चेक करेगा मेरी शुगर ठीक जा रही है कि नहीं ठीक जा रही है, क्योंकि ये हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी होता है, डिस्पेयर हाइपोकॉन्ड्रियासिस। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फिर भी बार बार ये टेस्ट करवाता रहता है, डॉक्टर से बार बार चेक करवाता रहता है कि डॉक्टर मुझे कोई इश्यू तो नहीं है। आखिर में मायूस भी हो जाता है कि कोई भी डॉक्टर मेरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर सका, फाइंड नहीं कर सका, मुझे डायग्नोज नहीं कर सका। डॉक्टर कहता है तुम्हारे टेस्ट में तो कुछ आ ही नहीं रहा, कहता है फिर भी डॉक्टर मुझे कोई ना कोई इश्यू तो है ना, मैं अनस्टेबल क्यों? अब इसको डायबिटीज में ये प्रॉब्लम, इसकी एंजाइटी क्या होती है, कहीं मेरी शुगर अप ना हो जाए, कहीं मेरी शुगर लो ना हो जाए। क्योंकि ऑर्डियल, इसके साथ एक ऑर्डियल होता है, इसलिए समझता है कि पास में कोई इसके पास में कोई इसका एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि ये मीठा नहीं खाता और इसकी शुगर ऐसे ऐसे डाउन होती जाती है, जहां तक ये कोमे में चला जाता है। अब वही चीज इसके माइंड में स्टिक हो जाती है कि कहीं फियर ऑर्डियल, मैं फिर उसी सिचुएशन में कहीं ना चला जाऊं। तो बार बार अपनी शुगर को ये चेक करेगा, एंग्शियस होगा। फिर जब रीएश्योर्ड इजीली, एंग्शियस मैन, जब ये बड़ा परेशान होता है, दूसरा इसको दिलासा देता है कोई बात नहीं यार, शुगर डाउन नहीं होती, कुछ ना कुछ खा लो। अच्छा, तुम कह रहे हो तो मैं खा लेता हूँ, क्योंकि नेब भी होता है, फेरिडोलस भी होता है। कहता कोई बात नहीं, अगर तुम कह रहे हो तो मैं खा लेता हूँ, वैसे मेरी शुगर डाउन हो जाती है, कहीं मैं फिर उस सिचुएशन में ना चला जाए। एग्नी, एंग्विश, डिप्रेशन, सैडनेस में ये तड़प जाता है, जब परेशानी में होता है, डिप्रेशन में होता है, एग्नी, फिर इसको किसी किस्म का सुकून नहीं आ रहा होता, और फिर इसको रीएश्योरेंस ही इसको दोबारा सुकून में लेके जाती है। तो ये था इसका सेकंड फेज अर्जेंटम नाइट्रिकम का, जिसमें इसके हमने रिएक्शंस को देखा, इसके एंजाइटी, फियर, डिल्यूजन्स को देखा, और एंड भी इसके स्टेट को देखा कि इसकी स्टेट क्या है। इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Excellent learning, sir. थैंक्स अ New लॉट, way of learning. थैंक यू, बहुत मजा आया सर। यू वेलकम। जज़ाकल्लाह। ओके जी, टेक केयर ऑल ऑफ यू। फिर हम नेक्स्ट सेशन की तरफ बहुत आएंगे। अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया सर।
जी वेलकम, थैंक यू। ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना ख्याल रखिएगा।